अरुणाचल प्रदेश में NSCN-IM गुट के 6 उग्रवादी ढेर, असम राइफल्स का एक जवान भी घायल। घटनास्थल से हथियार और गोला बारूद बरामद। लोंगडिंग जिले में असम राइफल्स और राज्य पुलिस के जवानों को मिली सफलता। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के नौगाम सेक्टर में LOC के पास सेना ने 2 आतंकियों को मार गिराया। बड़ी संख्या में हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में हुआ शामिल। 26,760 अलग अलग लोकेशन पर कैद की गई 35 मिलियन तस्वीरें, जिसमें 76,651 बाघ और 51,337 तेंदुए की तस्वीरें शामिल। पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा, वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए ये एक महान क्षण और आत्मनिर्भर भारत का उत्कृष्ट उदाहरण। प्रतिबंधों में ढील के बाद फिर से सामान्य हो रही है भारतीय अर्थव्यवस्था। RBI गवर्नर ने कहा, आर्थिक विकास के साथ साथ वित्तीय स्थिरता है सर्वोच्च प्राथमिकता। भारत में कोविड-19 के मरीजों के लिए विशेष आपात स्थिति में इटोलॉजीजुमाब दवा के इस्तेमाल को मिली मंजूरी। करीब 63% रिकवरी रेट के साथ 5,15,000 से अधिक लोग स्वस्थ। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में रिकवरी रेट राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा। मृत्यु दर में आई और गिरावट। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना के खिलाफ जंग में मुंबई के धारावी मॉडल को सराहा। कहा, राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ सिर्फ संयुक्त आक्रामक कार्रवाई ही महामारी को कर सकती है नियंत्रित। और अरुणाचल प्रदेश में भारी बारिश और भूस्खलन के कारण 8 लोगों की मौत। असम में बाढ़ के कारण धेमाजी सबसे ज्यादा प्रभावित जिला। लखीमपुर और बारपेटा में ब्रह्मपुत्र अब भी खतरे के निशान से ऊपर। पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों में रेड अलर्ट, जबकि उत्तरी भारत के कई राज्यों में ऑरेंज अलर्ट। नमस्कार, समाचारों में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं जया सिन्हा। शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। अरुणाचल प्रदेश में NSCN-IM गुट के 6 उग्रवादियों को आज सुबह सुरक्षा बलों ने मार गिराया। प्राप्त जानकारी के मुताबिक राज्य के लोंगडिंग जिले के निंगनू गांव में असम राइफल्स और राज्य पुलिस के जवानों ने आज सुबह एक अभियान में NSCN-IM के इन सशस्त्र उग्रवादियों को मार गिराया। इन उग्रवादियों के पास से 4 AK-47 सहित भारी मात्रा में गोला बारूद बरामद किया गया है। अभियान में असम राइफल्स के एक जवान के भी घायल होने की खबर है। घायल जवान को पास के ही सेना अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अब से कुछ देर पहले अरुणाचल के DGP RP उपाध्याय ने DD न्यूज को फोन पर विस्तार से जानकारी दी। 6 of the NSCN-IM cadre have with heavy weaponry, 4 AK-47, 2 assault rifle, and more than 500 rounds, 2 IEDs have been recovered. So all of them are killed after heavy exchange of fire, and one of our Jawan from Assam Rifle, he also got a gunshot injury on the leg. He has been taken to the hospital. This area is quite remote. It is around 3 hours journey from district headquarters and 1 hour foot trek. This place which has where the encounter took place is connected through road from district headquarters Longding. It is a place called Ninu. It is village Ninu. It is in the road. See, according to information with us, they were trying to target some security forces and also to kidnap some important person for ransom. And kind of weaponry and ammunition we have recovered. It is a very important catch. और बात करें जम्मू कश्मीर की, तो जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है। कुपवाड़ा जिले के हंदवाड़ा स्थित नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश कर रहे 2 आतंकियों को ढेर किया। सुरक्षा बलों ने नौगाम सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास संदिग्ध हरकतें देखी। इसके बाद सुरक्षा बलों ने मोर्चा संभाला। मारे गए आतंकियों के पास से 12 भरी हुई मैगजीन के साथ 2 AK असॉल्ट राइफल, 1 पिस्टल, मैगजीन और कुछ गोले बरामद किए गए। LOC पर घुसपैठ की वर्तमान स्थिति पर मेजर जनरल वीरेंद्र वत्स ने कहा कि खुफिया जानकारी के अनुसार सीमा की दूसरी तरफ लॉन्च पैड पर आतंकवादी तैयार हैं।
Appropriate response by troops on ground was taken to eliminate the 2 terrorists who were trying to infiltrate into our area by cutting the anti-infiltration fence. The heavily armed terrorists, dressed in combat fatigues, had taken the route through Pakistani posts in the area opposite, which clearly indicates Pakistan complicity in abetment to fomenting terror in India. और अब एक अच्छी खबर, ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हो गया है। पेयर किए गए कैमरा ट्रैप को 139 अध्ययन स्थलों में 26,760 अलग अलग स्थलों पर रखा गया था, जहां कैमरों ने लगभग 35 मिलियन तस्वीरें कैद की, जिसमें 76,523 बाघ और 51,339 तेंदुओं की तस्वीरें शामिल हुई हैं। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने इस सफलता पर खुशी जताई और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने संकल्प से सिद्धि के माध्यम से लक्ष्य से 4 साल पहले बाघों की संख्या को दोगुना करने का संकल्प पूरा किया। ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन का सबसे बड़ा कैमरा ट्रैप अब गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल हुआ। वन्यजीव सर्वेक्षण के लिए वास्तव में ये एक महान क्षण है और आत्मनिर्भर भारत का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। साथ में उन्होंने एक तस्वीर साझा की। This is the vision of Prime Minister to protect environment and also ensure growth. And we have laid the largest camera traps. No country has done so much exhaustive survey and counting and camera traps used for this purpose. The said time we could complete the target 4 years before the target. Because yes, we have good ecology, there are good forests, there is good prey base, there is enough water and fodder, and now we are further augmenting water and fodder in many jungle areas through the Campa funds. भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा है कि लॉकडाउन के दौरान प्रतिबंधों में ढील के बाद भारतीय अर्थव्यवस्था अब सामान्य हो रही है। उन्होंने कहा कि रिजर्व बैंक ने वित्तीय प्रणाली की सुरक्षा के लिए कई अहम कदम उठाए हैं ताकि मौजूदा संकट में अर्थव्यवस्था को सहारा मिल सके। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता आर्थिक विकास के साथ साथ वित्तीय स्थिरता भी है। Banks and other financial entities are today at the forefront of the country's countermeasures against the economic impact of COVID-19. They are the transmission channels for RBI's monetary, regulatory and other policy measures. They are also the implementation vehicles for the financial backstop measures announced by the government. पिछले 5 महीनों से केरल के कोच्चि में रह रहे 74 साल के अमेरिकी जॉनी पियर्स ने अपने टूरिस्ट वीजा को बिजनेस वीजा में बदलने के लिए राज्य हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। जॉन पियर्स कोरोना संकट काल में अमेरिका वापस जाना नहीं चाहते हैं। उनका कहना है कि अमेरिका में कोरोना महामारी से निपटने में व्याप्त अव्यवस्था को देखते हुए वो भारत में ही रहना चाहते हैं। उनका कहना है कि भारत सरकार ने कोरोना संकट से निपटने के लिए बेहतरीन व्यवस्था की है। ऐसे में वो यहीं रहना चाहते हैं और एक टूर कंपनी खोलना चाहते हैं। From the U.S. and I'm in Kerala and I'm not trapped here. In fact, I want to be here. I love Kerala and I want to stay, and I'm making a petition for an extra 180 days to stay, and I would also like to get a business visa in order to begin a tour company and bring U.S. people to Kerala. और ड्रग कंट्रोलर जनरल ऑफ इंडिया ने कोविड-19 के मरीजों के लिए इटोलीजुमाब दवा को आपात स्थिति में इस्तेमाल के लिए मंजूरी दे दी है। इस बीच कोरोना महामारी से ठीक होने वाले लोगों की संख्या भारत में लगातार बढ़ रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक 5,15,385 लोग इस संक्रमण से अब तक ठीक हो चुके हैं।
खास बात यह है कि भारत में संक्रमित मरीजों का रिकवरी रेट लगातार और तेजी से बढ़ रहा है। कोरोना के खिलाफ कड़े कदमों का परिणाम है कि देश में रिकवरी रेट बढ़कर करीब 63% हो गया है। 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये दर राष्ट्रीय दर से ज्यादा है। वहीं कोविड से होने वाली मृत्यु दर कम होकर 2.63% तक पहुंच गई है और 30 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में कोविड से होने वाली मृत्यु दर राष्ट्रीय दर से कम है। फिलहाल देश में 2,83,407 एक्टिव केस हैं, जबकि 22,123 लोगों की मौत हुई है। अब तक कुल 1,13,07,002 नमूनों की टेस्टिंग की जा चुकी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने उन खबरों को फर्जी बताया है जिसमें यह बताया गया था कि कोविड-19 मॉनिटरिंग कमेटी बनाई गई है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने ट्वीट कर कहा कि ऐसा कोई भी आदेश मंत्रालय ने नहीं जारी किया है। इस संबंध में सोशल मीडिया पर जो आदेश की कॉपी दिखाई जा रही है वो फेक यानी कि फर्जी है। मंत्रालय ने ऐसे में लोगों को सावधान किया है कि ऐसी खबरों और अफवाहों पर भरोसा ना करें। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने मुंबई के सबसे बड़े स्लम एरिया धारावी में कोरोना वायरस के संक्रमण को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की तारीफ की है। WHO की तरफ से कहा गया है कि धारावी में कोरोना वायरस को रोकने के लिए किए गए प्रयासों की बदौलत आज ये इलाका कोरोना से मुक्त होने की कगार पर है। उन्होंने कहा कि इस राष्ट्रीय एकता और वैश्विक एकजुटता के साथ मिलकर ही इस महामारी को रोका जा सकता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के अध्यक्ष के हवाले से विश्व संगठन ने ट्वीट कर कहा कि वियतनाम, दक्षिण कोरिया और मुंबई के धारावी में टेस्टिंग, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, आइसोलेशन और समय पर इलाज जैसे प्रयासों ने संक्रमण की जंजीरों को तोड़ने में सफलता पाई है। जून महीने में मुंबई के धारावी इलाके में संक्रमण अपने उच्चतम स्तर पर था, लेकिन सामुदायिक प्रयासों से जुलाई आते इस पर बहुत हद तक नियंत्रण पाया जा चुका है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने ट्वीट में कहा कि दुनिया भर के कई उदाहरण हैं जिन्होंने दिखाया है कि भले ही कोविड-19 का प्रकोप बहुत तीव्र हो, फिर भी इसे नियंत्रण में लाया जा सकता है। वियतनाम, थाईलैंड, न्यूजीलैंड, इटली, स्पेन, दक्षिण कोरिया, यहां तक कि मुंबई की घनी बस्ती वाले धारावी में भी सामुदायिक जागरूकता और टेस्टिंग, ट्रेसिंग की मूल बातें अलग थलग करने और उन सभी का इलाज करने के लिए जो बीमार हैं, संक्रमण के प्रसार की जंजीरों को तोड़ने और वायरस को दबाने के लिए महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने विश्व जनसंख्या दिवस के अवसर पर आज जनसंख्या स्थिरता पखवाड़े की शुरुआत की और कोरोना संक्रमण का प्रसार रोकने और लोगों को समय पर बेहतर इलाज मुहैया कराने के मकसद से स्थापित की गई नई मंडलीय प्रयोगशालाओं का उद्घाटन किया। इस मौके पर योगी ने कहा कि इससे यूपी की जनता को काफी मदद मिलेगी। उत्तर प्रदेश कोविड-19 के प्रारंभ होने के बाद किस प्रकार की परिस्थितियों को झेला है और सफलतापूर्वक प्रत्येक चुनौती से हम लोगों ने उसका मुकाबला करते हुए सफलतापूर्वक बाहर निकले हैं और प्रदेश की 24 करोड़ जनता को एक सुरक्षित माहौल देने में हमें सफलता प्राप्त हुई। 38,000 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता उत्तर प्रदेश ने भारत सरकार के सहयोग से आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आज क्षमता विकसित की है। मेडिकल स्क्रीनिंग की व्यापक व्यवस्था, रैपिड टेस्ट के माध्यम से प्रत्येक सस्पेक्टेड केस की जांच करना और फिर कोविड हॉस्पिटल में उनकी व्यवस्था की गई है, तो काफी हद तक मृत्यु दर को नियंत्रित करने में हमें सफलता प्राप्त हो सकती है। और उत्तर प्रदेश में 10 जुलाई की रात 10 बजे से 13 जुलाई की सुबह 5 बजे तक लॉकडाउन घोषित है। इस दौरान यूपी के तमाम शहरों में गलियां सूनी पड़ी हैं, सड़कें सुनसान दिख रही हैं। कुछ जगहों पर पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रास्ता ब्लॉक कर दिया है। लॉकडाउन के पालन के लिए शहरों में पुलिस गाड़ियों की चेकिंग कर रही है और पहचान पत्रों की जांच की जा रही है। दरअसल उत्तर प्रदेश की सरकार ने प्रदेश में कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों और उसकी रोकथाम के लिए उत्तर प्रदेश में दोबारा लॉकडाउन को सख्त कर दिया है। इस दौरान वाराणसी के हमारे संवाददाता हरिकेश गौतम ने इसका जायजा लिया।
10 जुलाई रात 10 बजे से 13 जुलाई सुबह 5 बजे तक के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन लगा दिया। लॉकडाउन इस समय वाराणसी में भी इसका असर दिख रहा है। केवल जो आवश्यक चीजें हैं जैसे दूध, ब्रेड, सब्जी, इसकी दुकानें जो है वो 10 बजे सुबह तक खोली गई, इसका निर्देश था। पेट्रोल पंप जैसा कि यहाँ पर हम लोग हैं ये खुला हुआ है, मेडिकल शॉप्स खुले हुए हैं और बहुत आवश्यक कार्य से ही लोग घरों के बाहर निकल रहे हैं। ये लॉकडाउन तो प्रशासन की तरफ से लगाया गया है, लेकिन लोग जो खुद कोविड-19 से लड़ रहे हैं, लड़ना चाहते हैं, वो खुद एक मैसेज दे रहे हैं अपने आचरण से कि वो केवल अपने बहुत ही आवश्यक कार्य जैसे दवा अगर लेनी है या हॉस्पिटल में किसी को दिखाने जाना है तभी वो बाहर निकल रहे हैं। और सब लोग चाहते हैं कि जो ये कोरोना का संक्रमण फैल रहा है वो इस लॉकडाउन के माध्यम से और उनके रुकने की वजह से, घरों में रहने की वजह से वो रुके और पूरा देश इस कोविड-19 से जीते। आप लोग भी अपने घरों में रहें और अपने आप को सुरक्षित रखें। कैमरा पर्सन पूजा सिंह के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज, वाराणसी। और बढ़ते कोरोना संक्रमण को देखते हुए बिहार के खगड़िया जिले में 5 दिन की लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराया जा रहा है। वहीं मास्क पहनने को लेकर पुलिस लोगों को जागरूक भी कर रही है। आज यहां लॉकडाउन का दूसरा दिन है। खगड़िया में 10 से 15 जुलाई तक लॉकडाउन लगाया गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 26 जुलाई को एक बार फिर मन की बात कार्यक्रम के जरिए लोगों से अपने विचार साझा करेंगे और उससे पहले उन्होंने इस बारे में ट्वीट कर लोगों से अपने विचार भेजने का अनुरोध किया है। पीएम ने विश्वास जताया है कि देश के सभी लोग सकारात्मक बदलावों के बारे में, सामूहिक प्रयासों से प्रेरणा लेने के बारे में जानते होंगे और निश्चित रूप से उन पहलों के बारे में जानते होंगे जिन्होंने कई जीवन बदल दिए हैं। कृपया उन्हें इस महीने के #मन की बात के लिए साझा करें, जो 26 तारीख को होगा। मन की बात के लिए इनपुट देने के लिए कई तरीके हैं। 1800117800 डायल करके एक संदेश रिकॉर्ड करें। अपने इनपुट को नमो ऐप पर विशेष रूप से बनाए गए ओपन फोरम पर साझा करें। माईगव पर अपने विचारों को कलमबद्ध करें। और मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि छात्रों के शैक्षणिक हितों को देखते हुए यूजीसी ने टर्मिनल सेमेस्टर की सभी परीक्षाएं 30 सितंबर तक करने का दिशा निर्देश जारी किया है। ये परीक्षाएं ऑफलाइन, ऑनलाइन या मिश्रित किसी भी माध्यम से कराई जा सकती हैं। उन्होंने कहा कि किसी भी शिक्षा प्रणाली में छात्रों का शैक्षणिक मूल्यांकन बेहद महत्वपूर्ण है और परीक्षाओं में प्रदर्शन छात्रों को आत्मविश्वास और संतुष्टि देता है। उन्होंने कहा कि मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने कोविड-19 स्थिति के कारण किए जाने वाले पूर्वापायों के साथ परीक्षाओं के आयोजन के लिए गृह मंत्रालय और स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ मिलकर विस्तृत मानक संचालन प्रक्रिया यानी कि SOP तैयार की है। मानव संसाधन विकास मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित परीक्षा में टर्मिनल सेमेस्टर अंतिम वर्ष का कोई भी छात्र अगर किसी भी वजह से अनुपस्थित रहता है तो उसे बाद में विशेष परीक्षाओं में बैठने का अवसर दिया जा सकता है। केंद्र सरकार ने कहा है कि देश के विभिन्न हिस्सों में मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किए जाएंगे। इसमें मत्स्य पालन में लगे किसानों को हर समय मछलियों के वांछित श्रेणी के शुक्राणु उपलब्ध हो सकेंगे। उन्होंने कहा कि विश्व में पहली बार मत्स्य क्रायो बैंक स्थापित किया जाएगा। NFDB के माध्यम से हम पूरे देश में मछली के स्पर्म को फ्रोजन करके फ्रोजन सीड के रूप में हम आने वाले दिन में हैचरी करने वाले भाइयों के लिए एक सुखद आज के इस फिश फार्मर डे के अवसर पर एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। केवल देश में नई चीज नहीं है। कुलदीप जी को कोटिशः धन्यवाद। ये पूरे दुनिया के लिए एक माइलस्टोन होगा।
अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर और पापुम पारे जिले में भारी बारिश और भूस्खलन से एक महिला और बच्चे समेत 8 लोगों की मौत हो गई है। राज्य आपदा प्रबंधन विभाग के मुताबिक एनडीआरएफ, पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से मलबे से शवों को बाहर निकाल लिया गया है। भूस्खलन के कारण हुए जानमाल के नुकसान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुख जताया है। उन्होंने कहा कि राज्य में प्रभावितों को हर संभव मदद पहुंचाई जा रही है। उधर केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने भी घटना पर दुख जताते हुए केंद्र की ओर से मदद पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रति आभार व्यक्त किया। इस बीच जिला प्रशासन ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। ये नंबर है 1077 878 733 6331। एक और नंबर आप नोट कर सकते हैं 943641 5828। तो ये 3 नंबर इस वक्त जारी किए गए हैं जिन पर आप फोन कर जानकारी ले सकते हैं। और खबरों में आगे बढ़ें तो बात कर सकते हैं हम असम फ्लड्स की। असम में पिछले कुछ दिनों में बाढ़ के पानी में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि कल शाम से हो रही भारी बारिश की वजह से ब्रह्मपुत्र और दिसांग, धनसिरी, दक्षिण, जिया, प्रणाली और बेकी जैसे उसकी सहायक नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। राज्य के 33 में से 14 जिले बाढ़ प्रभावित हैं। राज्य का धेमाजी जिला बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित हुआ है। उसके बाद लखीमपुर जिले के नाव बैछा राजस्व सर्कल में 6 गांव बाढ़ में डूबे हुए हैं। पिछले 24 घंटों में हालांकि बाढ़ की वजह से राज्य में किसी के भी मौत की खबर नहीं है। निर्धारित खतरे के निशान से 105.70 मीटर को पार कर ब्रह्मपुत्र नदी का पानी 105.88 मीटर पर प्रभावित हो रहा है। ब्रह्मपुत्र नदी की उफनती धाराओं ने डिब्रूगढ़ शहर के निकटवर्ती मोहना घाट अंचल स्थित रिंग बांध को तोड़कर कई गांवों को जलमग्न कर दिया है। दूसरी तरफ नदी का पानी जिन लोगों के घरों में घुस गया है वे लोग अपने घरों को छोड़कर डिब्रूगढ़ सुरक्षा बांध पर आश्रय लेने को बाध्य हैं। राज्य में बाढ़ से अब तक 40 लोगों की मौत हुई है। राज्य के आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के मुताबिक पिछले 24 घंटों में हुई भारी बारिश की वजह से राज्य में बाढ़ प्रभावित लोगों की संख्या 1,80,000 से बढ़कर 3,41,000 तक पहुंच गई है। और मौसम विभाग ने पूर्वी और उत्तर पूर्वी भारत के कई हिस्सों के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। यहाँ कई जगहों पर भारी बारिश की चेतावनी दी गई है। इसी तरह उत्तरी भारत के कई राज्यों में भी ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग की माने तो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज बारिश और आंधी के साथ वज्रपात जैसी स्थिति आ सकती है। इसके अलावा अगले 48 घंटे में उत्तराखंड, बिहार और उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों में भी भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस महामारी की उत्पत्ति की जांच के लिए विशेषज्ञों को चीन भेजा है। ये चीन के वैज्ञानिकों के साथ मिलकर जांच के दायरे और यात्रा कार्यक्रम का निर्धारण करेंगे। ये दल वायरस की उत्पत्ति के साथ साथ ये पता लगाने का प्रयास करेंगे कि ये फैलता कैसे है। WHO ने कहा है कि ये देखना एक बड़ा मुद्दा है कि ये प्रजातियां से इंसानों में पहुंचा है या नहीं और किस प्रजाति से पहुंचा है। शुरुआती रिपोर्टों के मुताबिक वायरस की उत्पत्ति चीन के वुहान में स्थित जंगली जीवों के बाजार से हुई थी, जहां ये चमगादड़ों से इंसानों में पहुंचा। द वॉल्ट डिज्नी कंपनी आज ऑरलैंडो में अपने प्रमुख थीम पार्क को फिर से खोलने जा रही है। हालांकि ये सीमित संख्या के साथ खुलेंगे, जहां प्रवेश करने वाले सभी लोगों को थर्मल स्क्रीनिंग से गुजरना होगा। साथ ही किसी भी प्रकार की परेड पर रोक होगी। डिज्नी के मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने इस सप्ताह कहा कि सुरक्षा के कारणों से पार्क में लोगों को सुरक्षित रूप से जाने की अनुमति दी जाएगी। जून में ऑरलैंडो में अन्य थीम पार्क पहले ही खुल गए थे। और सिंगापुर के प्रधानमंत्री ली सिएन लूंग को अपने चुनाव क्षेत्र अंग मो कियो से दोबारा चुन लिया गया है। आम चुनाव में सत्ताधारी दल पीपल्स एक्शन पार्टी ने भारी मतों से जीत हासिल कर ली। हालांकि पीपल्स एक्शन पार्टी की जीत पहले से ही तय मानी जा रही थी, क्योंकि देश की 93 संसदीय सीटों में से 83 पर पीएपी आगे चल रही थी। जानकारी के अनुसार ली और उनके दल को 71.91% मत मिले हैं। वैश्विक महामारी कोविड-19 के प्रकोप के बीच सिंगापुर में शुक्रवार को नई सरकार के गठन के लिए लोगों ने मुंह पर मास्क और हाथों में दस्ताने पहनकर मतदान केंद्रों की तरफ रुख किया था।
तो कोरोना के खिलाफ हमारी जंग जारी रहेगी। अपने मुंह को हमेशा ढक कर रखें, मास्क पहने और 2 गज की दूरी बनाए रखें। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।